हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पर कराती हूँ ज्योग्राफी और आज की क्लास में आप मेरे साथ सॉल्व करने जा रहे हो। ये जो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो भाई, मैं आपको कराने जा रही हूँ आपका एचटेट का, एचटेट टीजीटी एसएसटी का पेपर जो कि अभी आपका 2025 में हुआ है ना। अभी कब हुआ है? अभी 2025 वाला तो एचटेट वैसे होगा 2024 के नाम से था और अभी आपका जुलाई में जो हुआ है, ठीक है। तो जुलाई में हुआ, अगस्त में, हाँ मीन्स जुलाई में ही हुआ, जुलाई के एंड में हुआ है। तो ये आपका जो अभी लास्ट टीजीटी एसएसटी का एग्जाम हुआ है, तो टीजीटी एसएसटी के एग्जाम में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, 60 नंबर के एसएसटी में से 18 क्वेश्चन आपके जीओ के थे भाई, 18 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे थे। तो वो 18 क्वेश्चन क्या थे, किस तरीके के थे, कैसे थे, वो हम आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो आगे 2025 में भी आपका एचटेट होगा अभी दिसंबर में, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, किस तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको थोड़ा ये समझ में आएगा, कैसे पढ़ना है आपको ये चीज़ें भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सबके सामने है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पाया जाता है। तो मध्य मंडल जो कि हमारे वायुमंडल की 3rd लेयर है, ठीक है। तो इसकी ऊपरी सीमा पर क्या टेम्परेचर है? +80 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, +100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई देखो, ध्यान देना इस बात पर, हमारे वायुमंडल में 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। सबसे निचले लेवल पर है हमारी क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेवल पर आती है समताप मंडल, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। 3rd लेयर पर आती है भाई हमारी मध्य मंडल, जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। नंबर 4th पर आती है आयन मंडल, जिसे बही मंडल भी कहते हैं। क्या लिखिए? आयन मंडल। एंड लास्ट में पाया जाता है भाई आपका बाह्य मंडल, लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये 5 लेयर पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्षोभ मंडल जिसमें मौसम से रिलेटेड सारे परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं। संवहनीय धाराएं चलती हैं, संवहन मंडल कहते हैं, ठीक है। आपकी सारी एक्टिविटी वेदर से रिलेटेड क्षोभ मंडल में होती हैं। जेट पौने आपके इसी क्षोभ मंडल में चलती है, ऊपर ऊपर जेट हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ जेट प्रवाह चलता है, ठीक है। फिर आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसमें जो ओजोन गैस है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में, तो इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। टेम्परेचर, वैसे तो आपका जैसे जैसे हम वायुमंडल से ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। बट समताप मंडल में आते आते आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। ये ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो सूर्य की कहीं ना कहीं गर्मी को ऑब्जर्व करने के कारण समताप मंडल में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और समान तापमान हो जाता है, यानी जितना टेम्परेचर अब कम हुआ था वो इक्वल आ जाता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समान तापमान पाया जाता है। कुछ तापमान इसकी वजह से कम हुआ, नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से, और कुछ तापमान पराबैंगनी किरणों की वजह से कम हुआ, तो इसी वजह से इन्हें समताप पराबैंगनी किरणों की वजह से बढ़ा। तो एक की वजह से कम हो रहा है, एक की वजह से बढ़ रहा है, तो इक्वल टेम्परेचर पाया जाता है समताप मंडल में। मध्य मंडल और समताप मंडल, समताप मंडल इनके बीच में एक बाउंड्री होती है जिसे समताप सीमा कहते हैं। इसमें आपके मदर ऑफ पर्ल क्लाउड पाए जाते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मध्य मंडल और आयन मंडल, इन दोनों के बीच में भी
जो बाउंड्री है उसे मध्य सीमा कह देते हैं। अब आगे मध्य मंडल पर। अब आपका ऊंचाई पर बढ़ते 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 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और मध्य मंडल तक आते आते टेम्परेचर भाई आपका -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन यही था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सीधा सीधा क्वेश्चन है। मेरी क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस करवा रखा है कि यहाँ तक आते आते नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मध्य मंडल आपकी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसीलिए मध्य मंडल को कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। फिर इसके ऊपर जो आयन मंडल है इसे ताप मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अधिक टेम्परेचर की वजह से इसे ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आयन मंडल थी और यहाँ पर रेडियो तरंगे भी पाई जाती हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड, जो ब्रह्मांड से जो उल्का पिंड टूट कर आते हैं ना, वो पृथ्वी की इसी मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में जो आपकी रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका प्रसारण संभव है, आपका नेटवर्किंग सिस्टम चलता है, वो सारा सिस्टम इन्हीं आयन मंडल में पाया जाता है। और भाई बाह्य मंडल में कुछ नहीं पाया जाता, बस हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की हल्की गैसें हमें देखने को मिलती हैं। किसमें? बाह्य मंडल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। इजी सा क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, ना ज्यादा घुमा रखा था। -100 डिग्री सेल्सियस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन है। अगेन इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत तरल अवस्था में है? अब कई बच्चे मेंटल की ओर भागे। क्यों भागे भाई मेंटल की ओर? मैंने तुम्हें बताया था हमारी पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, और जो क्रस्ट लेयर है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट लेयर। अब क्रस्ट लेयर की बात करें तो क्रस्ट लेयर भाई आपकी क्या थी? ये तो आपकी सॉलिड फॉर्म में है, सबको पता है, तो इसका तो पंगा ही खत्म। बच्चे कंफ्यूज हुए मेंटल और कोर में। क्यों कंफ्यूज हुए भाई? हमने बताया था कि मेंटल का सिर्फ 100 से 400 किलोमीटर वाला पार्ट, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, वहां पर हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है प्लाज्मा की फॉर्म में है, मीन्स मेल्ट प्लास्टिक की फॉर्म में है। बट ये तो नहीं कहा था कि पृथ्वी ही तरल अवस्था में है, और वो इतनी सी बात है, पूरे मेंटल की बात तो नहीं बताई थी। दूसरी बात, कोर में हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो इनर कोर है वो ठोस अवस्था में है। पी तरंगे बड़ी इजी से गुजर जाती है इस पार्ट में से, और मैक्सिमम स्पीड पर होती है 13.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर होती है पी तरंगे। क्योंकि पी तरंगों की खासियत ही यही है कि पी तरंगे ठोस अवस्था में अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चली जाती है। और जो आपका आउटर कोर है ये आपका अर्धद्रव अवस्था में है। ये पढ़ाया था मैंने आपको, अर्धद्रव अवस्था में है या तरल अवस्था में है। बात तो वही हो गई, अर्धद्रव या द्रव या तरल, लिक्विड, अर्धद्रव लगा लो। बट ये तो आपकी ये वाला भी सॉलिड पार्ट है, ये भी सॉलिड पार्ट है। तो राइट आंसर क्या था? आउटर कोर था राइट आंसर, यानी बाह्य कोर इज अ करेक्ट आंसर। बट कई बच्चे मेंटल की ओर भागे। क्यों भागे? खुद मेंटल हो गए थे ना। दिमाग पेपर को शांत ढंग से करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य रात्रि के सूर्य की धरती। देखो आज का क्वेश्चन क्या था? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अब क्या पूछ रही? मध्य की धरती। अब क्या पहले देश पूछा जाता था तो आंसर ऑप्शन होता था नॉर्वे, आंसर होता था नॉर्वे। अब ऑप्शन देखो, अब ये नॉर्वे कहां पर है? ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है ये एक। कर्क रेखा के सारे बिल्कुल नहीं है यूरोप में कर्क रेखा, मकर रेखा तो बिल्कुल भी नहीं है यूरोप में, विषुवत रेखा भी नहीं है भाई, अफ्रीका में से जाती है। तो आंसर इज आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। तो राइट आंसर क्या आता हमारा? ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। ना कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना विषुवत रेखा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के तो बहुत उत्तर में है ये। ठीक है, तो कहाँ कर्क मकर रेखा उसको टच करेगी, कहाँ भूमध्य रेखा उसे टच करेगी? तो मध्य रात्रि में जो सूर्य दिखता है वो नॉर्वे कंट्री में दिखता है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। तो चीजों को मैंने पहले ही कहा था, ज्योग्राफी को समझ के करोगे क्वेश्चन कर पाओगे, रट्टा मारोगे नहीं हो पाएगा भाई। समझने का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से 2022 में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर थी? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और
पाकिस्तान। तो 2022 में का मानव विकास के लिहाज से पूछा गया है। तो भाई 2022 में अभी भी अगर हम देखें तो श्रीलंका हमारे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी श्रीलंका था। ये मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर से था, क्योंकि अब तक रैंकिंग पूछ रहा था, पड़ोसी देशों से के साथ तुलना की जा रही है। ये इस तरीके का पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना, क्योंकि मानव विकास के मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले तो इसकी रिपोर्ट तैयार कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इसमें बात करते हैं भारत की। तो भाई इसकी जो रैंकिंग आती है ना HDI की, 0 से 1 के बीच में आती है। और HDI में 3 चीजों को देखा जाता है। एक तो आपकी जीवन प्रत्याशा को, एक साक्षरता को, और तीसरा भाई आपकी ऐड की जाती है साक्षरता या शिक्षा आप कह लो। तीसरा आपकी पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय को इंक्लूड किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को। HDI में ये 3 चीजें ऐड होती हैं। अब देखो UNDP, अब भारत जो आता है वो मीडियम लेवल पर आता है, मध्यम स्तर पर आता है, मध्यम स्तर पर भारत आता है। भारत की जो रैंकिंग है वो अब आपको याद करनी पड़ेगी। भाई देखो, अब 2022 का तो छोड़ो, 2022 में तो इतनी डिटेल में क्या ही पूछेगा एग्जामिनर। अगर यहां पर अगर हम बात करें UNDP में, एक तो 2025 की आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो 2025 में भारत की रैंकिंग 130 है। कौन से नंबर पर आया है भारत? 130वें नंबर पर आया है। और दूसरी बात, भारत का स्कोर कितना था? तो भाई भारत का स्कोर था 0.685 2025 में। ठीक है, अब 2025 में लेटेस्ट ये स्कोर था। अब तीसरी बात, अगर 2025 की बात करें तो जो श्रीलंका है उसकी रैंकिंग आई है 89। हो सकता है अभी अब 2025 के उसके पेपर में आपसे इनकी रैंकिंग पूछ ली जाए, तो मैं लिखवा ही देती हूँ। तो भाई श्रीलंका की रैंकिंग है 89 नंबर पे है। चीन है आपका 78वें नंबर पर। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों की सेम रैंकिंग है, यानी 130वें। और भूटान की बात करते हैं, भूटान की रैंकिंग है 128वें नंबर पर। ठीक है, बाकी ये नेपाल, पाकिस्तान सब हमारे से लोअर लेवल पे है, और भी ज्यादा रैंकिंग है, 130 से भी ऊपर रैंकिंग है इनकी। ठीक है, समझ में आ गया। तो बांग्लादेश की बता दें, नेपाल, पाकिस्तान हमारे से अपर लेवल पर है। श्रीलंका की काफी अच्छी स्थिति है HDI में। तो ये साहब सब कुछ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसका भाई टाइटल भी लिखना चाहते हो, UNDP का टाइटल क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, अ मैटर ऑफ, इसका टाइटल UNDP का टाइटल अ मैटर ऑफ चॉइस, people and possibilities in the age of AI। ये इसका टाइटल रहेगा UNDP का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 2025 के अकॉर्डिंग है। इसके साथ साथ आप 2024 का देख जाना नेट से, गूगल से। ठीक है, 2024 का आप देख जाना, 2025 की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है HDI की लेटेस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की भौगोलिक आकृति। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार मैं आपको बता देती हूँ, बार बार बताती हूँ। कई बच्चे गोलाकार, कोई वृत्ताकार ये करके आए। भाई जियोड ये वही थी, इंग्लिश वाला ठीक था, जियोड इंग्लिश वाला देखते जियोड था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, जियोड। जियोड इज अ करेक्ट आंसर। पृथ्वी की भौगोलिक आकृति, मैंने आपको पहली क्लास में ही ये चीज पढ़ाई है कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड शेप है, ना वृत्ताकार है ना गोलाकार है, हमारी पृथ्वी की शेप है जियोड। भू आब, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भू आब। ये चीज मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक जलवायु मुखी भू आकृति नहीं है? ये चीज भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, मैंने आपको ये सारे पढ़ा रखे हैं कि बैथोलिथ क्या है, डाइक क्या है, सील क्या है, कोल्डेरा क्या है। ये है बैथोलिथ। ठीक है, जब आपका गुंबद आकार का आगन्य चट्टाने जब
पृथ्वी के अंदर ही जम जाती है ना, अलग अलग लेवल पर। अग्न्य चट्टानें पृथ्वी के अंदर ही लावा जब अलग अलग टाइप से जम जाएगा, मैग्मा, सॉरी पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा बोलते हैं ना, तो मैग्मा जब अलग अलग शेप में जम जाता है तो अलग अलग प्रकार की आकृतियों को जन्म देता है। तो एक ये होती है बैथोलिथ, जब गुंबद आकार में जमेगा, बिल्कुल खड़े ढाल होंगे, उसे कहेंगे बैथोलिथ। फिर एक शेप ये होती है, इसे कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ छतरी नुमा शेप, छतरी के तरह की शेप होती है, ये होती है लैकोलिथ। एक शेप ये होती है, इसे कहते हैं लैपोलिथ, तस्तरी प्लेट के आकार की शेप, लैपोलिथ। एक शेप ये होती है, इसमें मैग्मा जमता है, इसे कहते हैं फैकोलिथ। इसे क्या कहते हैं? फैकोलिथ। और एक शेप होती है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, जब वर्टिकल मैग्मा जम जाएगा, इसे कहते हैं डाइक। और एक शेप होती है जब मैग्मा ऐसे जमता है, तो इसे कहते हैं सिल। तो ये होती है भाई आपकी शेप सारी की सारी, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक और सिल। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आकृति पृथ्वी के अंदर बनती हैं, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमाव से बनती हैं। अब इसमें ऑप्शन देखो, बैथोलिथ है, डाइक है, सिल है। काल्डेरा कहां से आ गया? काल्डेरा होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस धरातल को तोड़ती है। तो धरातल को जो तोड़ के जो एक गड्ढा बनता है, उसे क्रेटर बोलते हैं। और जब इस तो उसे क्या कहते हैं, जब ये क्रेटर बहुत बड़े साइज का हो जाता है, बहुत लंबे किलोमीटर का इतना लंबा चौड़ा गड्ढा बन जाता है, तब उसे काल्डेरा बोलते हैं। तो काल्डेरा ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली धरातल पर सतला करती है। और यहाँ पर क्वेश्चन था भाई, ज्वालामुखी भू आकृति नहीं है, आंतरिक पूछी थी, तो ये तो बाह्य है, ये बाहरी है, तो राइट आंसर था हमारा काल्डेरा। तो ये सारी थी जो कि आंतरिक थी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित नहीं है? विश्व केवल 21 मार्च, ग्रीष्म अयनात 21 जून, शीत अयनात 22 दिसंबर, ABC। यहां पर जो गड़बड़ कर दी एग्जामिनर ने, वो सिंपल इस एक वर्ड से कर दी, केवल। विश्व केवल 21 मार्च, विश्व तो 21 मार्च के साथ साथ 23 सितंबर को भी होता है भाई, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधी और स्ट्रेट पड़ती है, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। तो 2 बार स्ट्रेट किरणें पड़ती हैं, तो 2 बार जब किरणें पड़ती हैं तो केवल वर्ड कहां से आ गया? इसी वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ग्रीष्म अयनात 21 जून, बिल्कुल ठीक है। शीत अयनात जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती है, 22 दिसंबर, बिल्कुल करेक्ट। ये कर्क रेखा पर सीधी है किरणें, 21 जून, बिल्कुल करेक्ट। तो बी और सी इज अ करेक्ट आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा है। मुझे लगता है ये पेपर है ना 2023 में बनाकर धर दिया था इन्होंने, तो सारा डेटा 2023 और 22 का उठाया है। अब 2025 का जो HTET होगा ना, उसमें न्यू डेटा आएगा सारा 2024 का और 25 का। तो 24 और 25 का हंगर इंडेक्स रिपोर्ट और HDI 24 और 25 की अच्छी तरह करके जानिए भाई। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत का क्या स्थान था? 26, 37, 111, 125। तो अगर 2023 में अगर हंगर इंडेक्स में बात करें ना, तो भारत की रैंकिंग थी भाई 111। यहां पर बात हो रही है 2023 की, ठीक है। और अगर आपसे पूछे 2024 में भारत की रैंकिंग आई है भाई 107 हंगर इंडेक्स में, ठीक है, 2024 के अंदर। और ये काफी गंभीर स्थिति मानी जाती है, अच्छी लेवल नहीं है ये। भारत काफी गंभीर स्थिति में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 111। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चलो, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, देख लेते हैं। सुपर महाद्वीप पेंजिया, महासमुद्र पैंथालासा, दक्षिणी महाद्वीप भूखंड लोरेशिया। तो यहां पर अल्फ्रेड वैगनर ने सबसे पहले क्या कहा कि भाई एक हमारी पृथ्वी पर एक तो आपका लैंड पार्ट था, और उसके चारों ओर क्या था? महासागर था। तो जो लैंड पार्ट था उसको नाम क्या दिया था इसने? वैगनर ने पेंजिया कहा था, सुपर कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो भाई वाटर पार्ट था उसे क्या कहा? पैंथालासा कहा था। वाटर पार्ट को क्या कहा? पैंथालासा। तो इसमें से सुपर महाद्वीप, ठीक है, पेंजिया बिल्कुल करेक्ट, महासमुंदर
पैंतालासा बिल्कुल करेक्ट। फिर इसने क्या कहा वैगनर ने कि धीरे धीरे जो ये लैंड वाला पार्ट था इसके दो टुकड़े हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए। इसके जो टुकड़े हुए जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट था उसे इसने लोरेशिया नाम दिया था वैगनर ने। क्या नाम दिया था? लोरेशिया। और साउथ वाले पार्ट को नाम दिया था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड साउथ वाले पार्ट को। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला, यहां पर देखो आंसर में क्या दिया, दक्षिण महाद्वीप भूखंड, यानी दक्षिण महाद्वीप का जो भूखंड है उसका नाम इन्होंने लोरेशिया रखा, जबकि उसका रियल नेम क्या था, गोंडवाना लैंड था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। वैगनर की थ्योरी में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ हाथ से ड्रॉ कर करके समझाया हुआ है मैंने कोर्स के अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं कोकण तट पर, कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर, उत्कल मैदानों में। तो भाई उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन यानी सदाबहार तो है बट ड्राई वाले हैं, तो ये कहां पर पाए जाएंगे, तो उष्ण कटिबंधीय देखो कोकण तट पर तो आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। कोकण तट कहां पर है, कोकण तट है भाई आपका मुंबई का किनारा। मालाबार तट केरल का, यहां पर भी सदाबहार, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सदाबहार वन कहां पाए जाते, पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट का ही पार्ट है भाई कोकण तट, मालाबार तट। उत्कल मैदानों, उत्कल मैदानों में भी आपके कौन से पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाता, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि मानसून से यहाँ पर वर्षा नहीं होती, सर्दियों में वर्षा होती है, तो कम वर्षा के कारण ड्राई सदाबहार वन, ठीक है, पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज भी कंसेप्चुअल थी, समझने की बात थी, बट आपने समझा नहीं चीज को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र कौन सा नहीं है भाई, कोरबा, झरिया, रामगढ़, नीचाहोम। नीचाहोम आपका गोंडवाना काल का नहीं है, नीचाहोम आपके गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है। कोरबा की बात करें, कोरबा आपका झारखंड की कोयले की खान है, झारखंड के धनबाद जिले में पड़ती है ये कोयले की खान, झारखंड के धनबाद जिले में कोरबा कोयले की खान पड़ती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें झरिया, झरिया कहाँ पड़ेगी भाई, कोरबा तो आपकी उसमें पड़ती है ना, कोरबा तो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, छत्तीसगढ़ में, कोरबा तो छत्तीसगढ़ की है, ठीक कर लेना भाई, कोरबा छत्तीसगढ़ की कोयले की खान है, आती भी एग्जाम पे। झरिया है, झरिया झारखंड की आपकी, झरिया कहाँ की है, झारखंड के धनबाद जिले की है झरिया, बहुत ही फेमस खान है झरिया, ठीक है, झरिया बहुत ही फेमस खान है, कोयले की खान है और झारखंड में पड़ती है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ आजकल क्यों आने लगा है, क्योंकि ये झारखंड का ही पार्ट है, झारखंड, पहले ये जिला नहीं था, 2007 में ही रामगढ़ को जिला बनाया गया था, नया जिला बना है ये 2007 में बना था कभी पहले। तो रामगढ़, तो इसमें भी आपके कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, बाकी किसी बुक में आपको रामगढ़ नहीं मिलेगा, तो कई बच्चों ने रामगढ़ भी टिक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था हमारा नीचाहोम। नीचाहोम आपका गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है, ये उससे पहले का या बाद का है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों के तीनों आपके गोंडवाना काल के कोयला क्षेत्र में आते हैं, कोरबा, झरिया और रामगढ़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय और मध्य हिमालय से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार कराया है आपको। यहां पर देखो क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले देखते हैं। तो धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत, जास्कर। इसने पूछा लघु हिमालय और मध्य हिमालय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो भाई धौलाधार मध्य हिमालय का नाम है, महाभारत मध्य हिमालय का नाम है, नेपाल में कहते हैं, और संबंधित नहीं है। और पीर पंजाल भी आपकी मध्य हिमालय से संबंधित है, बट कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय से संबंधित है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है कराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, और यहां तक आपका ट्रांस हिमालय है। और फिर इसके बाद आता है आपका वृहत हिमालय, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पर पड़ती है पीर पंजाल।
और यहीं से आगे चलती है हमारी मध्य हिमालय, और फिर लास्ट में आता है आपका ये लघु शिवालिक हिमालय, क्योंकि मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं। अब समझो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। पीर पंजाल मध्य हिमालय का पार्ट है, तो कई बच्चों ने पीर पंजाल को टिक किया, बट जास्कर मध्य हिमालय से संबंधित नहीं है, जास्कर आपकी ट्रांस हिमालय से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था। मैप में मैंने ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय में आपको ड्रॉ कर करके समझाई हुई है, पढ़ाई हुई है कि भाई ये तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वही क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। मांडवी, जुआरी और राचोल भारत के किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? केरल में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, महाराष्ट्र में। तो मांडवी और जुआरी गोवा की है दोनों नदियां, कितनी बार पढ़ाई है? मांडवी और जुआरी गोवा की दो फेमस नदियां। केरल की फेमस नदी कौन सी है? पेरियार। छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से कौन सी निकलती है? गोदावरी, जिसे वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, सब नामों से जाना जाता है गोदावरी को। 1465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। महानदी, जिस पर हीराकुंड डैम है, भारत का सबसे लंबा बांध, 27 किलोमीटर तक लंबाई है। उड़ीसा राज्य में पड़ता है ये डैम, हीराकुंड डैम। पेरियार, इडुक्की परियोजना है जिसके ऊपर। इडुक्की नदी पर ही है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी थी। तो मांडवी और जुआरी दोनों की दोनों गोवा की फेमस नदियां हैं, बार बार रिपीटिशन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य नहीं है? अब देखो, आपने असम पढ़ा है आज तक, भाई असम में सबसे पहले चाय के बागान लगाए गए थे अंग्रेजों के टाइम पे, समझ में आ गया। और साउथ इंडिया में भी चाय और कॉफी उगाई जाती है, ये बात आपको पता है। कर्नाटक तो इवन कर्नाटक में तो कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है भारत में, है ना। तो साउथ इंडिया में भी चाय कॉफी उगाई जाती है। तो भाई तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों साउथ इंडिया के स्टेट है, बट गोवा तो काफी ऊपर चला जाता है, कर्नाटक से भी ऊपर, है ना। तो ये आपका गलत ऑप्शन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहता गोवा। गोवा में आपकी चाय नहीं उगाई जाती, साउथ इंडिया में चाय उगाई जाती है। ये आपकी पहाड़ियां है ना, क्योंकि चाय की खेती कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेतों में, सीढ़ी नुमा खेती करके की जाती है। वहां पर पहाड़ी क्षेत्र, अन्नामलाई है, और आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं भाई, कार्डेमम हिल्स है वहां पर, पालनी की पहाड़ियां हैं, दुनिया भर की पहाड़ियां हैं साउथ इंडिया में। तो उन पहाड़ियों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वहां पर चाय के और कॉफी के बागान लगाए गए हैं साउथ इंडिया के अंदर। तो राइट आंसर क्या होता? तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्योंकि किसी भी फसल में हम गोवा को तो पढ़ते नहीं है, तो इसी से ही दे देते हैं आंसर गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? ये तो भाई क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको इंडिया के मैप की अच्छी तरीके से बाउंड्री आती हो, है ना। और मैंने नॉर्थ ईस्ट की तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको इंडिया का मैप दिखाकर अच्छी तरीके से हर एक की बाउंड्री बताई थी, समझाई थी। तो यहाँ पर देखो, असम जो साझा नहीं करता, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा? असम तो करता है साझा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तो सीधा सीधा करता है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है कौन सा भारतीय राज्य? असम, मिजोरम, मणिपुर। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर मणिपुर आना चाहिए। पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है। हाँ, मणिपुर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं बनाता। फिर मिजोरम आता है, फिर त्रिपुरा आता है इधर से। तो त्रिपुरा और मिजोरम तो बना लेते, बट मणिपुर नहीं बनाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। सारगैसो सागर अवस्थित है। ये जब मैंने समुद्री धाराएं वाला टॉपिक कराया था तब इसके बारे में आपको पढ़ाया था। अटलांटिक महासागर के अंदर देखो भाई, ये है
ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये है भाई आपका यूरोप, और ये है आपका अफ्रीका। इनके बीच में है आपका अटलांटिक ओशियन, और ये है भाई हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ आपके समुद्री शैवाल और वनस्पति टाइप पाए जाते हैं। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इस सागर की। फिर इसे सारगेसो सागर कहते हैं। इसका पानी अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो ये कौन से पार्ट में पड़ा? यहाँ पर ये पूरा आपका अटलांटिक ओशियन है, जिसे अंध महासागर कहते हैं। तो अटलांटिक ओशियन के उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पड़ा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर पड़ता है ये अटलांटिक महासागर के उत्तर और वेस्ट में, ठीक है। डायरेक्शन भी पूछी जाए तो वेस्ट आएगी, और उत्तरी अमेरिका के पूर्व में पड़ता है। तो राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर था। ना साउथ में पड़ता है, प्रशांत महासागर में तो है ही नहीं, ना ही आर्कटिक में। ये मैंने आपको करवाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, पार्कलैंड और बुशलैंड। बुशलैंड यानी बूसमैन, और बूसमैन मैंने आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कि बूसमैन भाई डेजर्ट में पाए जाते हैं, और कालाहारी डेजर्ट आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये इतनी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। अब बूसमैन है, ये किस जलवायु से संबंधित है? अब बूसमैन मैंने आपको बताया था अफ्रीका के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? सवाना तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु। तो राइट आंसर क्या आना था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो मानसूनी वहां पाई नहीं जाती, ना भूमध्य रेखीय ना भूमध्य सागरीय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सवाना तुल्य जलवायु अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी टीजीटी एसएसटी एचटेट के एग्जाम का। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? फर्स्ट रैंकिंग आती है। अमूल जैसे काफी अच्छी यहाँ पे अब आपकी आ गई है डेयरी वगैरह, डेयरी उद्योग बहुत आ गया है, तो दूध में हमारा पहला स्थान है। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चंस। तो मैं अगर कहूँ भी तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के दो एक क्वेश्चन का तो मैं कहती नहीं, बाकी आपके 15 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेती हूँ। 15-16 क्वेश्चन आपके एज इट इज कोर्स से थे, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन तो असेंपशन भी हो जाते हैं भाई। जैसे भाई आपका ये हंगर इंडेक्स पहली बार आया टीजीटी एसएसटी में। पहले पीजीटी में पूछा जाता था, बट टीजीटी में नहीं पूछा जाता था। तो आज आपकी बार पहली बार पूछा गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, तो एचटेट टीजीटी एसएसटी के नाम से देखो, एचटेट टीजीटी एसएसटी लाइव बैच स्टार्ट होगा भाई आपका 2025, ठीक है। 2025 में ये लाइव बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 सितंबर से। 5 सितंबर से लाइव बैच आपका शुरू होगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, जिसमें आपकी टीजीटी एसएसटी की सारी की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स चारों आपको लाइव टीचर्स कराएंगे। तो लाइव क्लासेस रहेंगी। 5 सितंबर से आपका बैच ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी बच्चा ये बैच लेना चाहता है तो वो ले सकता है। वैसे अभी भी हमारा बैच शुरू हो, टीजीटी एसएसटी 2025 के नाम से हमारा बैच अभी भी चला हुआ है। अब जो बच्चे इस बैच में इनरोल कर चुके हैं वो ये मत समझना कि हम आपको ये वाले बैच में इनरोल नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये वाला बैच अगर आप ये लेते हो अभी ले लो, क्योंकि 5 सितंबर से आप अपने आप इस बैच में भी इनरोल हो जाओगे। कोई टेंशन नहीं है, आपको ये वाला भी पूरा बैच मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो DSSB, KVS, NVS, एचटेट वाले बच्चे और SST स्क्रीनिंग वाले बच्चे, तो उन सभी के लिए आपका ये वाला बैच है, जिसमें सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम सभी टीचर्स, ठीक है। तो अब आप ये वाला बैच भी ले सकते हो। इसके साथ साथ जब ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो आपको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा आपके कहने से पहले ही। तो आप टेंशन मत लेना कि आप सोचो कि अब हम ये बैच ले लेंगे तो मैम इसमें इनरोल नहीं करेंगे, हम आपको इसमें भी इनरोल कर देंगे। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी आपके पास सारा रहेगा और लाइव भी रहेगा। गॉट इट। तो ये बैच 5 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बैच के साथ जुड़ने के लिए आप 5 सितंबर से तैयार रहिएगा, जिसमें हम आपको
सिर्फ एचटेट के सिलेबस की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एचटेट से रिलेटेड बैच होगा, तो सिर्फ एचटेट का ही सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। DSSB और KVS से रिलेटेड ये नहीं रहेगा। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस बैच की ओर जाओगे और इस बैच के बच्चों को हम वैसे ही इस बैच में इनरोल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि DSSB का कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें मिलेगा, TGT SST 2025 वाले बैच में। गॉट इट। तो ये सारे बैचेस आपके अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाकर ये बैच ले सकते हो। इसके साथ साथ PGT ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का भी कोर्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी पर, तो वहां पर जाकर भी आप PGT ज्योग्राफी का पेड कोर्स ले सकते हो और नेट ज्योग्राफी का भी ले सकते हो, अगर आपको अपनी ज्योग्राफी में अच्छी तैयारी करनी है नेट लेवल की तो। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए यहीं पर ही हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।